हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, बट रिप्रोडक्शन में इसमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही एक रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। बैक्टीरिया में किसी भी टाइप का सेक्स ऑर्गन नहीं मिलता, तो सेक्स ऑर्गन नहीं मिलता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और उस एक्सचेंज के लिए कुछ मेथड्स होते हैं और इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन का पहला टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी की थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, और ये डिस्कवरी की थी उन्होंने 1928 में। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जो था डिप्लोकोकस निमोनी। इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन ली, एक तो था आर सेकेंड बैक्टीरिया और एक था एस थर्ड बैक्टीरिया। आर सेकेंड बैक्टीरिया रफ होता है इसलिए उसका नाम आर है, और नॉन कैप्सुलेटेड होता है मतलब कैप्सूल नहीं होता। इसकी सरफेस रफ होती है इसलिए इसको आर बैक्टीरिया बोलती है, और इसके ऊपर कोई कैप्सूल की वॉल नहीं होती है। जबकि ये जो एस थ्री बैक्टीरिया है ये स्मूथ वॉल होती है, इसकी बिल्कुल चिकनी सरफेस होती है और कैप्सुलेटेड होता है मतलब कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। ये जो आर सेकेंड बैक्टीरिया है ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं मतलब कोई भी डिजीज कॉज नहीं करते और एवायलेंट होते हैं। जबकि एस थर्ड बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं यानी डिजीज कॉज करते हैं। तो इसकी दो स्ट्रेन में से ये जो एस थ्री होती है वो डिजीज कॉज करती है, जबकि आर सेकेंड कोई डिजीज कॉज नहीं करती। तो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक चूहा लिया और उसके अंदर एस थ्री बैक्टीरिया को डाला। तो उन्होंने देखा कि वो चूहा मर गया, क्योंकि एस थ्री डिजीज कॉज कर सकते हैं तो चूहा मर गया। फिर उन्होंने चूहे में आर सेकेंड डाला, तो आर सेकेंड डालने के बाद चूहा जिंदा रहा। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया, चूहे के अंदर हीट किल्ड एस थर्ड डाला, यानी एस थर्ड को पहले ही हीट देकर उसको मार दिया, फिर और आर सेकेंड अलग से डाला जो कि अलाइव था। तो इन्होंने देखा चूहा मर गया, यानी एस थर्ड डाल रहे थे जब चूहा मर गया, लेकिन हीट किल्ड एस थर्ड डाला तब भी चूहा कैसे मर गया। और यहाँ पे सिर्फ आर सेकेंड डाल रहे थे तब चूहा नहीं मरा, बट आर सेकेंड के साथ एस थर्ड हीट किल्ड डाला तो चूहा मर गया। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस थर्ड डाला ओनली, तो उन्होंने देखा तो भी चूहा जिंदा है मतलब नहीं मरा। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ तो होता है कि आर सेकेंड बैक्टीरिया को जब एस थर्ड के साथ डालते हैं तो आर सेकेंड बैक्टीरिया एस थर्ड में चेंज हो जाता है, यानी वो एस थर्ड की तरह फंक्शन करने लगता है। तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा फैक्टर होता है जो एस थर्ड से आर सेकेंड में चला जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज हो गई और चूहा मर गया। लेकिन वो इस फैक्टर के बारे में बता नहीं पाए। तो उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं, बस ये बताया था कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होता है आर सेकेंड के अंदर एस थर्ड से। तो उन्होंने ये बताया कि आर सेकेंड बैक्टीरिया है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो एस थर्ड बैक्टीरिया बना लेता है। इसके बाद तीन साइंटिस्ट आए, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। इन्होंने ये सजेस्ट किया जो आर सेकेंड बैक्टीरिया है वो एस थर्ड में ट्रांसफर हो गया, उसके पीछे एक फैक्टर होता है और वो फैक्टर होते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स। उन्होंने ही सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज किया कि बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है, और ये जो डीएनए होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको सिंगल स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है और इसकी एक डेफिनेट शेप होना ज़रूरी है। इस काम के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया। तो अब डायग्राम से समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। ये है एस थर्ड बैक्टीरिया, इसको हीट किल्ड कर दिया, तो हीट देने की वजह से इसकी मेम्ब्रेन तो रप्चर हो गई बट इसके अंदर का जो डीएनए है वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में टूट गया। अब ये जो डीएनए है ये बाहर आ गया, एक्सपोज हो गया, और अब ये ऐड हो जाता है आर सेकेंड के अंदर। यानी हम दोनों को जब साथ में डालते हैं तो इसकी सिर्फ डीएनए ही बच पाता है और डीएनए चला जाता है आर सेकेंड के अंदर। अभी आर सेकेंड की पहले बाहर वॉल से अटैच हो जाता है और बाद में ये इसके अंदर एंटर कर जाता है, उसके बाद ये इसमें इंटीग्रेट हो जाता है। तो अब ये आर सेकेंड जो था वो कन्वर्ट हो गया एस थर्ड में, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो इसमें अंदर चला गया है। तो इस तरीके से कोई एक बैक्टीरिया दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे के अंदर चला गया, तो ये एक सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन का टाइप है। सेकंड है कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन लेडरबर्ग और टैटम ने डिस्कवर किया था ई कोलाई में। ई कोलाई इरिस्चीरेकिया कोलाई इसका पूरा नाम है।
इस ई कोलाई की भी दो स्ट्रेन होती है, एक स्ट्रेन ए और एक स्ट्रेन बी। ये जो स्ट्रेन ए होता है इसमें मिथियोनिन और बायोटिन नहीं होता, यानी इसको ग्रोथ के लिए मिथियोनिन और बायोटिन की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि ये जो स्ट्रेन बी है इसमें थ्रेयोनिन, लियोसिन और थियामिन नहीं है, यानी इसको इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइम ये जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सोट्रॉफ है, मतलब इनको ग्रोथ के लिए मिनिमल मीडियम भी चाहिए प्लस सप्लीमेंट मीडियम भी चाहिए। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए अलग अलग मीडियम होते हैं। मिनिमल मीडियम वो होता है कि वो कम से कम चीज़ें जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, और सप्लीमेंट मतलब उनको एक्स्ट्रा चीज़ें जिससे कि वो ग्रोथ कर पाए। तो अभी इस टाइम ये दोनों स्ट्रेन जो हैं वो ऑक्सोट्रॉफ हैं, यानी इनको मिनिमल मीडियम भी चाहिए प्लस सप्लीमेंट मीडियम भी चाहिए। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने दो बैक्टीरिया लिए और दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद उनको सेंट्रीफ्यूज कर दिया। उसके बाद इन्होंने वॉश कर दिया ताकि उसमें से कंप्लीट मीडियम हट जाए। अब इनको ग्रो किया इन्होंने मिनिमल मीडियम पर। तो इन्होंने देखा कि पहले जो बैक्टीरिया ऑक्सोट्रॉफ के टाइप के थे, यानी कि उनको मिनिमल मीडियम भी चाहिए था और सप्लीमेंट मीडियम भी चाहिए था, लेकिन अब वो कन्वर्ट होके प्रोटोट्रॉप्स टाइप के बन गए, यानी इनको अब सिर्फ मिनिमल मीडियम चाहिए, इनको सप्लीमेंट मीडियम नहीं चाहिए, यानी इसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब ये सब इसमें प्लस प्लस आ गए, मिथियोनिन प्लस, बायोटिन प्लस, थ्रेयोनिन प्लस, ल्यूसिन प्लस, थियामिन प्लस, यानी अब ये जो ऑक्सोट्रॉफ टाइप के बैक्टीरिया थे वो प्रोटोट्रॉफ टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गए। तो ये प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन से डिफरेंट है क्योंकि इसमें दोनों बैक्टीरिया में चेंजेस आए। इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये है स्ट्रेन ए, ये है स्ट्रेन बी ई कोलाई की। स्ट्रेन ए में मिथियोनिन और बायोटिन नहीं था, जबकि थ्रेयोनिन, ल्यूसिन और थियामिन था। स्ट्रेन बी में मिथियोनिन और बायोटिन था, जबकि थ्रेयोनिन, ल्यूसिन और थियामिन नहीं था। तो अभी ये दोनों ऑक्सोट्रॉफ हैं। बट जब हमने इनको मिक्स किया और सेंट्रीफ्यूज किया, उसके बाद हमने इनको वॉश कर दिया, तो हमने देखा कि अब ये प्रोटोट्रॉफ की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी अब ये सिर्फ मिनिमल मीडियम में भी ग्रो कर सकते हैं। अब ये मिथियोनिन भी है, बायोटिन भी है, थ्रेयोनिन भी है, ल्यूसिन भी और थियामिन भी है, यानी अब इनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको हम अगर सिंगल ग्रो करेंगे तो ये ग्रोथ नहीं करेगा मिनिमल मीडियम पे, ना तो स्ट्रेन ए ग्रोथ करेगी ना बी ग्रोथ करेगी। बट जब दोनों को साथ में मिक्स किया तो दोनों ही नॉर्मल ग्रो कर रहे हैं मिनिमल मीडियम पे। इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए लैडरबर्ग और टैटम को नोबेल प्राइज दिया हुआ 1958 में। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है वो लैडरबर्ग, हेज और वुलमैन ने मिलकर दी थी। इसको समझते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया है एफ प्लस, उसको हम कहते हैं मेल। एक बैक्टीरिया है एफ माइनस, वो है फीमेल या फिर रेसिपिएंट सेल। एफ प्लस मतलब एफ प्लस प्लाज्मिड है। एफ प्लाज्मिड होता है जिसके पास, उसको एफ प्लस कहते थे, और जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं होता उसको एफ माइनस कह देते हैं। प्लाज्मिड है यहाँ पे ये एफ, ये है फर्टिलिटी फैक्टर। ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। एफ प्लस को हम जनरली डोनर सेल बोलते हैं और एफ माइनस को रेसिपिएंट सेल बोलते हैं। ये तो है इन दोनों का जीनोम, ये इसका जीनोम, ये इसका जीनोम। बट इस एफ प्लस के बाद एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी है जो कि है एफ। अब ये दोनों पास पास आते हैं और पास आने के बाद इसमें से कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है ये एफ प्लस में से बनती है। इसके पास सेक्स पिलाई होते हैं जो आगे जाके ट्यूब बना लेते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। इसके बाद इसका रेप्लिकेशन होने लगता है, इसका जो प्लाज्मिड है इसका रेप्लिकेशन होने लगता है, यानी डबल हो जाता है। और रेप्लिकेशन होने के बाद ये इस बैक्टीरिया से इसमें ट्रांसफ़र होने लगता है। अब इसके बाद ये प्लाज्मिड एक इसमें रह जाता है, एक इसमें चला गया, तो दोनों ही अब एफ प्लस टाइप के में कन्वर्ट हो गए। यानी पहले तो एक एफ प्लस था और एक एफ माइनस था, बट अब कॉन्जुगेशन के बाद ये दोनों ही एफ प्लस टाइप के में कन्वर्ट हो गए। यही हमारे प्रोटोट्रॉफ और ऑक्सोट्रॉफ वाले बैक्टीरिया के साथ हो रहा था। तो ये जो एफ फैक्टर होता है यही इन्फेक्शियस पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एपिसोम, जब ये न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हो जाता है। अब इसी में एक और टाइप का कॉन्जुगेशन होता है, वो देखते हैं क्या है। एक है HFR यानी हाई फ्रीक्वेंसी बैक्टीरिया। या इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मिड होता है वो जेनेटिक मटेरियल के साथ ही अटैच हो जाता है। ये बहुत ही रेयरली मिलता है बट मिलता है। और दूसरी है एफ माइनस, ये एफ प्लस है, इस पर इंटीग्रेटेड रहता है। जो इसका प्लाज्मिड होता है वो जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेटेड हो गया, जबकि एफ माइनस में सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब ये दोनों पास आते हैं तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के बाद ये टूट जाता है ताकि ये दोनों अलग अलग हो सकें। अभी जो एफ प्लाज्मिड है इसका रेप्लिकेशन चालू होगा।
रेप्लिकेशन चालू होने की वजह से ये इसमें जा पाएगा। अब रेप्लिकेशन चालू होते होते ये इसमें ट्रांसफ़र होने लगता है, लेकिन ये पूरी तरीके से होने के लिए कम से कम इनको 2 घंटे तक इस कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के रहना पड़ेगा। लेकिन नेचर ये चीज़ फेवर नहीं करती है कि वो 2 घंटे तक बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने दे, तो ये पूरा पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। इसमें जितना भी बना डीएनए वो ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जितना सेगमेंट इसका सेम था बैक्टीरिया का, वो तो इसमें इंटीग्रेट हो जाता है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो डीजेनरेट हो जाता है। यानी एंड में ये जो पहले F- था वो F- ही रह गया, बस इसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो ऐड हो गया। तो अब ये रिकॉम्बिनेंट टाइप का F- है, यानी ये रहा तो अभी भी F- बट रिकॉम्बिनेंट टाइप का, और एच एफ आर ही रह गया। तो इस हाई फ्रीक्वेंसी वाले बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन होता है वो थोड़े से डिफरेंट टाइप का होता है। अगला प्रोसेस है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डोनर सेल से रेसिपिएंट में तो जाता है, लेकिन उसको ले जाने के लिए कोई बीच में एक मीडियम होता है, और वो मीडियम हो सकता है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाने को ही हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसकी डिस्कवरी की थी लैडरबर्ग और जिंडर ने 1952 में। इन्होंने ई कोलाई की स्ट्रेन ली जो कि नॉन ऑक्सोट्रॉफिक थी। अब इनको इन्होंने यू शेप की ट्यूब में रखा और बीच में लगा दिया फिल्टर पेपर, जिसके बैक्टीरिया आर पार नहीं जा सकते थे, लेकिन बैक्टीरिया से अगर कोई छोटा सब्सटेंस हो तो वो आर पार जा सकता था। तो इन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया तो जो जहाँ थे वहीं थे, लेकिन उनके नेचर चेंज हो गया क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया, इसलिए उनका नेचर चेंज हो गया। तो इन्होंने यहाँ से पता लगाया कि बैक्टीरिया तो खुद गए नहीं, यानी कोई थर्ड मटेरियल है जो इनके जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करता है, और वो था बैक्टीरियोफेज। चलिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये है एक बैक्टीरिया, ये है इसका मेन जेनेटिक मटेरियल, और ये है फाज का जीनोम। ये जो बैक्टीरिया फाज है इसने अपना जीनोम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब क्या होगा, इसका जीनोम टुकड़ों में टूट जाएगा और बैक्टीरिया का भी डिग्रेड हो जाएगा डीएनए। उसके बाद जो ये फाज का डीएनए है वो प्रोटीन बनाने लग जाएगा, और इसकी आउटर कोट बन जाएगा, नीचे वाला पार्ट बन जाएगा, और इसका डीएनए बन गया। यानी बैक्टीरिया फाज के यहाँ पे पार्ट्स बनने लग गए। अब उसके बाद सारे पार्ट्स बन गए तो ये सारे असेंबल हो गए। असेंबल होने के बाद बैक्टीरिया की सेल का लाइसिस हो गया। अब बैक्टीरिया की सेल का लाइसिस हो गया तो अंदर से ही सारे बैक्टीरियोफाज निकल के बाहर आ गए। अब ये बैक्टीरियोफाज क्या करेंगे, दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे। अब दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक किया तो इन्होंने अपना जीनोम ट्रांसफर किया, और इनके जीनोम में बैक्टीरिया का जीनोम भी था, और ये इसका डिसइंटीग्रेट हो गया, डीएनए डिग्रेड हो गया। अब उसके बाद इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया, और वो मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के साथ ऐड हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल इसने दूसरे बैक्टीरिया पे पहुँचा दिया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अभी जो ट्रांसडक्शन होता है ये भी दो तरीके से होता है। एक होता है जनरलाइज्ड और एक होता है स्पेशलाइज्ड। जनरलाइज्ड में क्या होता है, इसमें प्रोफाज पार्टिकल्स इसको कंट्रोल करता है। जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें फाज का डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोफाज। इसमें जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसका डीएनए टूट जाता है और फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो बैक्टीरियोफाज का न्यूक्लिक एसिड है वो बैक्टीरिया की ही मशीनरी को यूज़ करता है और खुद की कंपोनेंट्स की कॉपी बनवाता है, और ये कंपोनेंट फिर कंबाइन हो जाते हैं और बैक्टीरियोफाज बना लेते हैं। फिर आगे जाकर जब ये बैक्टीरिया में से बाहर निकलता है तो दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और उसके बाद एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो अभी जो हमने पढ़ी वो जनरलाइज्ड मैकेनिज्म ही थी। दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है इसको एंड्रेलॉफ और उनके कलीग्स, उनके कुछ साथी थे, उन्होंने मिलकर ये देखा कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कैसे होता है। ये बिल्कुल जनरलाइज की तरह होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो बैक्टीरिया की स्ट्रेन होती है वो लाइसिस नहीं होती, मतलब कि तुरंत लाइसिस नहीं होती। जैसे ही फाज ने अटैक किया तो फाज के अटैक करने के बाद तुरंत बैक्टीरिया का डीएनए डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद होगा। तो कुछ टाइम तक के लिए जो फाज का डीएनए होता है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ कंबाइन करके रहता है और रेप्लिकेट करता है। फिर बैक्टीरिया की सेल जो होती है वो लाइसोजेनिक स्टेट में ही रहती है काफ़ी टाइम तक। उसके बाद जब तक रिप्रेसर प्रोटीन बनता रहता है तब तक ये कंडीशन ऐसे ही रहेगी, और जब रिप्रेसर प्रोटीन को प्रोडक्शन उसका रुक जाएगा
तो आगे की मैकेनिज्म चल जाएगी। यानी इसमें बैक्टीरिया और फाज का डीएनए काफ़ी टाइम तक एक ही फेज में रहता है, क्योंकि इसमें रिप्रेसर प्रोटीन होती है। जब तक वो रहेगी, जब तक आगे का प्रोसीजर नहीं होगा, यानी आगे का प्रोसीजर कंप्लीट होने के लिए इसका प्रोडक्शन बंद होना ज़रूरी है। तो वैसे ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है ट्रांजेक्शन थे। तो ये तीनों ही तरीके थे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के। इस तरीके से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हो सकता है। आपको ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखना है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।